नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भावी चुनौतियों से निपटेगी कांग्रेस की समिति। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जीत के लिए रणनीति बनाएगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले उनकी बैठक का नहीं दिखता कोई जमीनी असर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नसरुल्लागंज का नाम बदलेगी मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगा कांग्रेस, यह है पूरा प्लान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाम ऑयल और वनस्पति तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई का एक और झटका लगा, जाने क्या है इसकी वजह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भावी चुनौतियों से निपटेगी कांग्रेस की समिति, 2024 के लोकसभा चुनाव तक जीत के लिए रणनीति बनाएगी। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के गठन की घोषणा की है। इस ग्रुप में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर फैसला इस ग्रुप में लिया जाएगा और इस ग्रुप में कौन और कितने सदस्य होंगे, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में ये फैसला लिया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि चिंतन शिविर में संगठनिक बदलाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर भी मौजूद रहेंगे। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरजेवाला ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले उनकी बैठक का नहीं दिखता कोई जमीनी असर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर दस्तक दे रहा है। विशेषज्ञ चौथी लहर की आशंका जता रहे हैं। जून जुलाई में संक्रमण का पीक आ सकता है। भाजपा सरकार ने लगता है कि पिछले कोरोना लहर की भयावहता से कोई सबक नहीं लिया और वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को देखते हुए दहशत के हालात बनने के आसार हैं। मुख्यमंत्री की बैठकों का जमीन पर कोई असर नहीं दिखता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के प्रकोप में जनता को पिछले साल अनाज छोड़ दिया था, वहीं लॉकडाउन में भी जनता को बुरे दिन देखने पड़े थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नसरुल्लागंज का नाम बदलेगी मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जगहों का नाम बदलने की कवायद जारी है। हाल ही में कुछ जगहों का नाम बदलने के बाद अब राज्य सरकार एक कस्बे का नाम बदलने की योजना बना रही है। नसरुल्लागंज नाम का ये कस्बा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक खेल कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान रविवार को भोपाल से करीब 90 किलोमीटर दूर नसरुल्लागंज में मौजूद थे। एक खेल कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भरोंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और इस बात को लेकर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस, पूरा प्लान है तैयार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब पार्टी राज्य में भाजपा की असफलताएं गिनाने के लिए चार्जशीट जारी करने जा रही है और इस बात की जानकारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने सोमवार को दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी जिलेवार और निर्वाचन क्षेत्रों में ये आरोप पत्र जारी करेगी। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाम ऑयल और वनस्पति तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई को एक और झटका, जाने क्या है इसकी वजह। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की कीमतों में उछाल की वजह से बढ़ती महंगाई दर के इस दौर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन अब 28 अप्रैल से इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया है और आपको बता दें कि इस वजह से भारत में खाने पीने के तेल यानी कि एडिबल ऑयल में बाजार में उथल पुथल तेज हो गई है। वहीं इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगाने के फैसले का असर भारत में खाने पीने के तेल बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली के नया बाजार मंडी में पिछले कई दशकों से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे
कहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ी है और जिस वजह से पाम ऑयल 8 से 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए, बीजेपी पर बरसे सीएम उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा विवाद पर सोमवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने परोक्ष तौर पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि इससे कैसे निपटना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। अलवर पहुंचे भाजपा सांसद बालकनाथ के पीछे चल रही भीड़ ने लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक बनाए रखने के लिए मंदिरों को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक भावना भड़काकर माहौल खराब कर रही है। बीजेपी ने मंदिर गिरवाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच 5 दिन बाद जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मंदिर तोड़ने वाली जगह पर पहुंचा तो लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। अलवर पहुंचे बीजेपी सांसद बालकनाथ के पीछे चल रही भीड़ लगातार बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। मंदिर गिराने के इस फैसले के बाद सीधा सवाल ये उठ रहा है कि जिस नगर पालिका बोर्ड में मंदिर गिराने का फैसला हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। ऐसे में जिम्मेदार कौन हुआ? ये सवाल बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पीड़ित लोग भी पूछ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर आयु वर्ग को चपेट में ले रहा है कोरोना वायरस, 2 डोज के बावजूद संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का वायरस इस बार हर आयु वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हर आयु वर्ग के लोग संक्रमित हुए हैं और इस बार वो लोग भी संक्रमित हुए हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। हालांकि एक किशोर को छोड़ दिया जाए तो सभी संक्रमितों का इलाज घर पर ही चल रहा है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है ताकि जरूरत पड़ने पर संक्रमितों को बेहतर इलाज मिल सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे और ऐलान हो सकता है संभव। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं पर जल्द विराम लग सकता है। खबर है कि पार्टी एक सप्ताह में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा के पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी और साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा अध्यक्ष कुमारी शैलजा को बदलकर बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कमान सौंपने जाने की वकालत कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि कांग्रेस आला कमान एक सप्ताह में हरियाणा के पार्टी अध्यक्ष की घोषणा करेगा और इस पद के लिए पूर्व CM हुड्डा का नाम आगे चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरे पास मां है, इस्तीफे के ऐलान के बाद तेज प्रताप का संकेत, त्याग बिना बताई झगड़े की वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में घमासान हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार रात अचानक RJD से इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। अब तक छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताकर खुद को सारथी कृष्ण के रूप में पेश करते आ रहे तेज प्रताप यादव के ट्वीट को लालू परिवार में संभावित महाभारत के रूप में देखा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने लालू से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपने की बात कही है। RJD के यूथ विंग के नेता रामराज की ओर से मारपीट और लालू तेजस्वी को गाली दिए जाने का आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। ट्वीट में उन्होंने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव और बहन मीसा भारती को भी टैग किया है। कुछ देर बाद उन्होंने फेसबुक पर मां राबड़ी देवी के साथ एक तस्वीर भी साझा की जिसमें मां प्यार से उनके सिर को सहलाती दिख रही है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने इस तस्वीर से ये संकेत देने की कोशिश की है कि इस पारिवारिक झगड़े में मां उनके साथ है। हालांकि अभी तक राबड़ी, लालू या तेजस्वी का रुख सामने नहीं आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले अवैध कब्जा कर बने भवनों को तोड़ने के बजाय उनमें वृद्धाश्रम, अस्पताल और स्कूल बनाए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार अवैध कब्जे कर बनाए गए भवन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त न करे बल्कि उनमें वृद्धाश्रम और अस्पताल और स्कूल बनाए जाएं।
उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ध्यान देने की भी मांग की है। चौधरी नरेश टिकैत मंगलवार को रुद्रपुर में होने वाली किसान पंचायत में शामिल होने जा रहे थे और इस दौरान सोमवार रात को रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर का इस्तेमाल नए और अच्छे भवनों पर नहीं करना चाहिए। यदि वो अवैध कब्जा कर बनाएंगे तो उनका उपयोग वृद्धाश्रम, स्कूल और अस्पताल बनाने में किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जाने कैसे बिहार में बीजेपी के ऐलान से नीतीश कुमार की जेडीयू में बढ़ी बेचैनी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच दीवार आ गई है। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए बीजेपी जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो कॉमन सिविल कोड को लेकर माहौल बना रही है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। राज्य में यूसीसी को लागू करने की मांग के सीएम नीतीश कुमार मुख्य विपक्षी आरजेडी के तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद आई और इफ्तार पार्टी के अगले दिन ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की योजना की घोषणा की गई है। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लेकर जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। विधान पार्षद सह पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा। देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है। रविवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। सबको पता है कि कई मसलों पर जेडीयू की राय भाजपा से अलग है। दोस्तों